हेलो। अ, अभी मैं बात कर रहा हूँ अपने टेंथ के स्टूडेंट से, जो हमारे टेंथ के विद्यार्थी हैं। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में पिछले कई दिनों से लॉकडाउन है और इस वजह से कहीं कोई स्कूल कॉलेज आप लोग नहीं जा पा रहे हैं। सॉरी, स्कूल और ट्यूशन आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। आप लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है और अभी बंद होना सही भी है। ये जो भी खतरनाक सा वायरस जो फैला हुआ है हम लोग के यहाँ, इवन पूरे विश्व में, कोविड-19, जिसको हम लोग सिंपली कोरोना कह रहे हैं, तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम लोग अपने घर में सेफ रहें। तो अब आप लोग की का जो पढ़ाई है वो अभी हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए अभी ये एक ऑनलाइन अभी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं और आप उसको घर पे बैठ के कॉपी बना लीजिए। और जब आप ये वीडियो देखिए मेरा, तो बस कान में ईयरफोन लगा के मत सुनिएगा। आप एक पेन और पेपर रख के ही आप इस वीडियो को देखेंगे और जहाँ जरूरत हुआ वहाँ पे वीडियो को रोक के पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग मैथमेटिक्स में शुरू जो करेंगे, तो आप देख रहे होंगे आपके किताब का जो फर्स्ट चैप्टर, आपके सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। लेकिन अभी एक रियल नंबर को इसके बाद के वीडियो में अपलोड कर देंगे। अभी या हो सके तो 2 चैप्टर साथ में शुरू कर लेंगे हम लोग, डिपेंड करेगा। फिलहाल ये है हालत कि ये जो चैप्टर अभी आप ऊपर शायद बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा वीडियो उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो डेटा कम से कम आपका यूज हो, हमारा कम से कम डेटा यूज हो, इसके लिए वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन रखा गया है और थोड़ा साउंड क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है। उसका कारण ये है कि अब हम सबों को पता था नहीं कि लॉकडाउन हो जाएगा इस प्रकार से और ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक ऑनलाइन वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये मतलब इसके लिए कोई इस तरह का भी अरेंजमेंट था नहीं हम लोगों के पास। तो जो अभी है रिसोर्स उस पर ही काम कर रहे हैं। आगे क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल का वीडियो क्वालिटी आधार कार्ड टाइप क्वालिटी आपको दिख रहा होगा। तो अब ये जो चैप्टर देख रहे हैं आप, ये हम लोग एक मैथ में चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। आप यहाँ देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके लिए नया है, तो हम लोग शुरू कर देते हैं चैप्टर। अभी आप पेपर पेन लेके बैठिए और अब इस पे बात करेंगे और आप सीख जाएंगे। आपके लिए ये नया है इसलिए शुरू किया जा रहा है, ताकि कुछ घर पे बैठे बैठे आप जब ये देखेंगे और मेरा वीडियो देख के जब आप समझेंगे तो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा आपको ये पढ़ने में। तो ये हम लोग अभी आप पहले वीडियो को पॉज करके अभी आप कॉपी निकाल लीजिए, एक पेन ले लीजिए हाथ में और बिना किताब का ही आप बैठ सकते हैं। मेरा वीडियो देखिए और इसको ठीक से समझिए। अभी आप 2-3 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ठीक से बनाने लगेंगे। तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो अब इसी पे बात करते हैं हम लोग। तो ये है कि इसके पहले अभी आप लोग जस्ट 9th के एग्जाम दिए हैं, कुछ एग्जाम नहीं भी हो पाया है। तो जो ये एग्जाम हुआ है आप लोगों का, या आप लोग ये यूँ कहें कि आप लोग जो प्रमोट कर दिया गया है क्लास 10th के लिए, तो अभी तक आप बिल्कुल ही इस टॉपिक से अभी तक आप लोग का कोई रिलेशन नहीं है। अभी आप लोग इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिल्कुल अनभिज्ञ है और अभी इसको पढ़ाया जाएगा जिस तरह से, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी पे अभी ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि यही रिसोर्स है हम लोगों के पास, तो उस का रोना मत रोइएगा। कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा, या वीडियो देखने के बाद आपको ये इस बात का एहसास हो जाएगा। तो हम जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसका स्पेलिंग TRIGONOMETRY। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री बस इंट्रोडक्शन है और मेनली ये 11th के मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाना है। तो आप इस को काफ़ी अच्छे से देखिएगा। जिन बच्चों को 11th में मैथ लेना है और जिनको नहीं लेना उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है, पर जिनको लेना है वो तो उनका मतलब एक काफ़ी ज़्यादा उसमें वास्ट सिलेबस है 11th में, तो उसको समझने के लिए भी आप यहाँ समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो कि बिल्कुल नया चीज़ आपके लिए और बिल्कुल 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं आपके लिए, और ये आप 4-5 क्लास बाद आप इसको ठीक अच्छे से समझ जाएंगे और तब आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है मिलके, ट्राई प्लस
गोनो प्लस मेट्री, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप ये मत सोचिए कि बिल्कुल नया चैप्टर है, क्लासरूम में बात नहीं कर रहे सर से तो कैसे पढ़ाई होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी टीचर से आपको क्लासरूम में जाके बात करना नो डाउट अच्छा होता है ऑनलाइन के बजाय, बट अब जब अभी ऑप्शन नहीं है तो कुछ नहीं से थोड़े भला, और समझ में पूरा आएगा, ये तय है। जितना क्लास में आप समझ सकते हैं उतना ही समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है, बशर्ते आप पेन पेपर और एक इत्मीनान से एक जगह बैठ जाइएगा ये सब लेके, और आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इसको ठीक से समझ जाए। हल्के में मजाक में मत लीजिएगा वीडियो को, ठीक है बाबू। अब देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब 3 एंड गोनो एक ग्रीक वर्ड गोनोस से बना है जिसका मीनिंग होता है पार्ट्स, या इस पार्ट्स का मतलब होता है साइड्स और एंगल्स। और मेट्री एक वर्ड है मेट्रन, तो मेट्रन वर्ड से मेट्री बना है, और ये मीनिंग होता है मेट्रन का मेजरमेंट। आपको हो सकता है काफी विजिबल ना हो बोर्ड पे जो भी लिखा जा रहा है, तो इसको तो अभी पढ़ दिया जा रहा है मेरे द्वारा। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई मतलब 3, गोनो एक लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड गोनो से आया है जिसका मीनिंग होता है पार्ट्स, और पार्ट्स क्या होते हैं, ट्रायंगल में पार्ट्स क्या होते हैं, साइड्स और एंगल्स। आप क्लास 9th में 9th के ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया गया है, इवन 8, 7 में भी आप पढ़े होंगे कि देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, इट्स 3 साइड्स एंड इट्स 3 एंगल्स आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये आर 6 पार्ट्स, तो ये जो साइड्स और एंगल्स और यहाँ मेजरमेंट, तो सिंपली कहें तो ट्रिग्नोमेट्री जो नाम है वो क्यों है इसका, क्योंकि इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करना है, अतः इस टॉपिक का नाम ट्रिग्नोमेट्री रखा गया है। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहले बोल सकते हैं क्या, अभी चूंकि आपके हाथ में पेन है और पेपर है, तो जो अभी हम बोल रहे हैं आप उसको नोट कीजिए। हाँ नोट कीजिए, डेफिनेशन लिखिए इसका कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज द फिर से बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study or deal the relation between sides and angles, of a triangle। ठीक है, तो यहां पे बताया गया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री इज that branch of mathematics in which we study or deal about the relation between the sides and angles of a triangle। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, पर आपके लिए चूंकि आप क्लास 10th में अभी, तो ये ट्रायंगल के जगह पे अगर हम ये लगा दें कि स्पेशली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये ज्यादा अच्छा होगा कहना। ट्रायंगल यहाँ पे आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल, चूंकि आप 10th में है और आपका सिलेबस काफी सीमित है और ये भी इंट्रोडक्शन ही है आपके लिए। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, आगे चल के काफी भाग चाहिए, काफी इसका बड़ा क्षेत्र है। तो अभी जो हम यहाँ पे लिखे हैं डेफिनेशन कि साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये 11th में ट्रायंगल बोलना सही है। फिलहाल आप चाहे तो ट्रायंगल की जगह पे राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक पोर्शन है
ट्रायंगल का ही, और आपके सिलेबस पे राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है, बेसिकली उसी के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन अगर कहीं एक कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बल्कि कोई ट्रायंगल दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में बढ़ गया और फिर इसका अध्ययन इसमें कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप उतार लिए होंगे, हम बोर्ड से पीछे हट जा रहे हैं। अभी आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका राइटिंग थोड़ा फास्ट लिखे है, गंदा अभी, पर इसको हम पहले बोल दिए थे, तो आप इसको सुन लिए होंगे या अगर सुने होंगे तो राइटिंग भी समझ में आ जाएगा और आप इसको कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसको उतार लें। ओके, अब इसको इरेज कर दिया जा रहा है, तो आप लिख लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री, समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री के ब्रांच, ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम लोग किसी भी ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। अब आप एक चीज जानेंगे कि अब शुरू होगा ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करना। आप सभी पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे, थोड़ा और इसको बड़ा लिखा जाए ताकि आपको दिखाई दे। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, कुछ बच्चों से पूछा जाता है अंडर 9th कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो कुछ बच्चे खड़े होकर बोलते हैं h² = p² + b²। रियलिटी ये है कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए, और पता नहीं कुछ टीचर सिखा देते होंगे शायद, इसलिए बच्चे बोल देते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी बच्चे जो 9th के नीचे हैं या 9th तक हैं, उनको HPB का पूरा पता होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाइपोटेनस तो जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल का अपोजिट जो साइड होता है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और वो लॉन्गेस्ट होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, अब चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी सही से नहीं पता होता है, तो वो जाने और वो समझे, वो ये ना सोचे कि अब तो मेरे को पता नहीं ट्रायंगल के बारे में, तो हम कैसे पढ़ेंगे आगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल के कई पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और इसका डेफिनेशन होता है कि अ ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि वी नो दैट कि द सम ऑफ ऑल दी 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो अगर एक एंगल 90 का हो गया तो दूसरा एंगल या तीसरा एंगल कोई भी 90 अकेले नहीं हो सकता, इन दोनों का सम 90 होना पड़ेगा ताकि तीनों का सम 180 हो जाए। तो इससे एक नोट बाहर आता है, तो हम लोग इसको एक रिमार्क ले सकते हैं कि इन अ ट्रायंगल देयर इज ओनली वन राइट एंगल, ऐड कर सकते हैं उसमें, इज पॉसिबल, देयर इज ओनली वन राइट एंगल इज पॉसिबल। नोट 2 लिखा जा सकता है, इन अ ट्रायंगल देयर आर 2 अक्यूट एंगल्स, दो जो है वो अक्यूट एंगल ही होगा। और क्या होता है अक्यूट एंगल, आपको पता है ना? माइंड में चला? द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, और बाकी जो दो एंगल बच गया वो होता है अक्यूट एंगल। यह भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी, आपने क्लास 9 के ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ाई किए हो, किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उसका अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होता है। ये आपने 9th के ज्योमेट्री में पढ़ा है कि द साइड, क्या पढ़ा आपने, कि द साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल, वह साइड जो ग्रेटेस्ट एंगल का अपोजिट में है, इज द लॉन्गेस्ट, वह सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो अब ये इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को यहां लगाते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही होता है राइट एंगल, और बाकी जो दो बच गए एंगल्स वह एक्यूट एंगल होता है।
तो इसलिए एक तय बात हो गई कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा वह एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का होगा, और 90 से बड़ा कोई दूसरा एंगल किसी भी राइट एंगल में नहीं होगा। तो जो सबसे बड़ा राइट एंगल है, तो राइट एंगल का ठीक अपोजिट साइड ये होगा राइट एंगल। आपको ये पता होगा क्लास 9 और 8 में बताया गया है कि ABC अगर कोई ट्रायंगल है, ABC अगर कोई ट्रायंगल है, एंगल A का अपोजिट साइड BC है, एंगल B का अपोजिट साइड AC है, और एंगल C का अपोजिट साइड AB है। तो एंगल B का अपोजिट साइड यहाँ AC है, और सबसे बड़ा एंगल ग्रेटेस्ट एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड AC होगा। तो जो 90 के अपोजिट होते हैं साइड, जो होता है साइड, उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ऐसा तो 9-8 में भी बता दिया गया है। पर अब इसमें परपेंडिकुलर, तो आमतौर पे ज्यादा बच्चे समझते हैं कि ये है हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस हियर, H फॉर हाइपोटेनस हियर। तो आमतौर पे ज्यादा बच्चे समझते हैं कि इसको P बोल दिया जाए, इसको B बोल दिया जाए। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, पर ऐसा नहीं है। हाइपोटेनस फिक्स है, ध्यान देना बस। हाइपोटेनस फिक्स है, जो एंगल 90 है उसका अपोजिट साइड, एक राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल होता है 90 का, और उसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा। बाकी दो साइड में से बच्चे सोचते हैं कि वर्टिकल लाइन है, अतः वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर और ये बेस कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। कोई अगर ये समटाइम्स ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, और दूसरे टाइम ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा। मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होगा और ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ रेफरेंस पे। एक वर्ड आ गया, एंगल ऑफ रेफरेंस, हम लोग उस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ए लिया जाएगा, एक के दृष्टिकोण से बात की जाएगी, तो परपेंडिकुलर BC होगा। लेकिन यदि एंगल ऑफ रेफरेंस C लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल में कैसे एक लॉन्गेस्ट साइड है और बाकी दो साइड है। तो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया आपको? तो आप कोई पूछे आपसे 9 तक में कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, तो आप ये ना बोले h² = p² + b², क्योंकि आपको पता नहीं है कौन p है कौन b है। अब चूंकि आप 10th में हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो आप बोल सकते हैं h² = p² + b²। लेकिन पहले एक बार पुराना सा थ्योरम जो कि आपको 7 से ही पढ़ाया जा रहा है, शायद 6 में भी, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा। उन्होंने क्या थ्योरम दिया था पाइथागोरस साहब ने कि द स्क्वायर ऐसे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द, आप लिखते हैं लॉन्गेस्ट साइड, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज equal to the sum of the squares of the remaining two sides। मतलब क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्क्वायर होता है लॉन्गेस्ट साइड का, वह इक्वल होता है किसके? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। बाकी जो दो साइड बच गया, अभी ये हाइपोटेनस हो गया, अगर ये लॉन्ग, सॉरी अभी हाइपोटेनस ना बोल के इसको हम लॉन्गेस्ट साइड बोल रहे हैं। AC इज जस्ट अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन दिस ट्रायंगल, एंड देयरफॉर AC इज कॉल्ड द, एंड देयरफॉर AC इज हियर लॉन्गेस्ट साइड। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज AC स्क्वायर, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स of remaining two sides, that means AB here BC. So finally, according to Pythagoras, we have in a right angle triangle where which is where right angle at B, we can say that AC square, AC is the longest side here, AC square is equal to AB square plus BC square, and simply this formula can be expressed as AC square is equal to AB square plus BC square। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AC केवल C पे स्क्वायर नहीं है और केवल B पे स्क्वायर नहीं है, केवल C पे स्क्वायर नहीं है।
यह लिखने का एक तरीका है। ट्रेडिशनली हम लोग आसान होने के लिए बार बार ब्रैकेट न लगाएं, इसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। पर ये है क्या, वो जो AC के C के ऊपर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है ना, वो पूरे AC साइड पे स्क्वायर है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हो गया कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके समझ लिया जाए और आप मजा देंगे, आपको ये पढ़ने में काफी मजा आएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। AC स्क्वायर इक्वल टू, अगर कोई आपसे ये कहे कि मेरे को केवल AC चाहिए, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट आता है, ऐसा आपको पहले से पता है। तो जैसे ही आप लेफ्ट से स्क्वायर हटा रहे हैं, राइट गए आप, तो स्क्वायर रूट आएगा और स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। कोई कहे आपसे कि नहीं मेरे को तो बस AB बताइए आप, तो ये बताइए कि AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर ये प्लस BC स्क्वायर है ना, ये BC स्क्वायर को आप लेफ्ट भेज दीजिए। तो AC स्क्वायर पहले से यहाँ पे है, प्लस BC स्क्वायर लेफ्ट आएगा तो क्या होगा? माइनस BC स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर हटाए गए लेफ्ट से तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट, ठीक है। और तीसरा, अगर कोई पूछे आपसे नहीं मेरे को डायरेक्टली आप BC बताओ, तो BC के लिए क्या करें? पहले आप स्क्वायर समझिए, तो इसको पहले आप लेफ्ट भेज दीजिए AC स्क्वायर के साइड में। AC स्क्वायर प्लस है ना, इधर आया तो क्या हो गया? ये इसके तरफ आया AC की तरफ, तो माइनस हो गया। स्क्वायर रूट हटाएं तो ये क्या लगा? स्क्वायर रूट। तो आपको जरूरी नहीं कि सिंप्लीफाई करके जाया जाए, AC BC निकालने के लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। याद करने का क्या है तरीका? AC देखिए आप, लॉन्गेस्ट साइड है ना यहाँ पे, हाँ लॉन्गेस्ट साइड है तो यहाँ बीच में प्लस है, ठीक। अगर लॉन्गेस्ट साइड के अलावा बाकी 2 साइड है AB या BC जो लॉन्गेस्ट नहीं है, तो उन लोगों के लिए बीच में क्या है? माइनस है। और पहले क्या है? माइनस के पहले क्या है? दोनों ही में AC है, यानी जो लॉन्गेस्ट है। एक ट्रिक है याद करने का, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई पूछे आपसे AB क्या होगा बाबू, तो फट से क्या? AB इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि पता है ना स्क्वायर हटेगा तो राइट में स्क्वायर रूट लगेगा। AB इक्वल टू अंडर रूट लिखा गया, और बीच में माइनस होता ही है, तो पहले कौन होगा? जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, AC है, AC का स्क्वायर बच गया, फिर BC का स्क्वायर। कोई आपसे पूछता है BC, जैसे ही आप BC निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में, और BC अगर लॉन्गेस्ट साइड नहीं है तो BC इक्वल टू स्क्वायर रूट, लॉन्गेस्ट साइड नहीं है तो यहाँ पहले यहाँ माइनस होगा, और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा? यहाँ पे वही है AC, और AC का स्क्वायर करना पड़ता है, और जो बच गया वो क्या बच गया? इस बार AB बच गया, AB स्क्वायर। तो ये ट्रिक है लिखने का, बाकी आप अगर याद कर सके, क्योंकि अभी बच्चे हैं आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा सही है और सही से फंक्शन करता है, आप उसको याद कर सकते हैं, और समझ लें तो याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको पढ़ना है ना इस चैप्टर में 10th में, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ वही बताया जा रहा है। इतना देर का जो वीडियो गया अभी वही है जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, पर कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद नहीं होगा। पहले ही बता चुके हैं हम आपको कि हम अभी आप लोग का ये सिलेबस जो है, ये चैप्टर है, ये 0 से शुरू करेंगे। न्यू चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, और अभी आपके साथ हम आपके सामने नहीं हैं, वीडियो पे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो इसलिए अभी आपको इस तरह से बताया जाएगा कि आप बिल्कुल ऐसा आप फील नहीं करेंगे कि आप मेरे साथ नहीं हैं, अभी आप मेरे पास नहीं हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐसा फील नहीं करेंगे। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में फर्क जरूर है, वहाँ पे थोड़ा कमी है, लेकिन वो बात की बात है, वो ठीक किया जाएगा लॉकडाउन के बाद ही। फिलहाल आपको जो मिल रहा है आप कंटेंट ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल सिखा देंगे 4 से 5 क्लास में, और आप मजा आएगा जब अपने बुक से बैठ के बनाएंगे, तो देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया पाइथागोरस। अब बात है कि पाइथागोरस हो गया, अब बात है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे इसमें कि कौन है हाइपोटेनस, कौन है परपेंडिकुलर, कौन है बेस, इसके लिए बात करेंगे। तो परपेंडिकुलर बेस को समझने से पहले हम लोग एक चीज और समझेंगे कि मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ ग्रीक सिंबल्स हैं मैथमेटिक्स में, कुछ ग्रीक सिंबल्स हैं। देयर आर सम सिंबल्स या ग्रीक सिंबल्स, देयर आर सम ग्रीक सिंबल्स to represent the angles, और वो क्या है? That is like थीटा। देखिएगा ध्यान से, थीटा कैसे होता है वो देखिएगा।
बुक में आपको ऐसे दिखाई देगा और हम लोग जनरली फास्ट में ऐसे लिख देंगे। जब ऐसे लिखेंगे तो आप यही समझिएगा, जब ऐसे लिखेंगे सर आपको नहीं दिख रहा होगा, जब ऐसे लिखेंगे तो आप ये समझिएगा कि ऐसे सुंदर से ये बना हुआ है। बुक में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? थीटा पढ़ते हैं, थीटा, THETA, थीटा। ये एक सिंबल है अल्फा, इससे तो आप वाकिफ हैं, 9th में अल्फा बीटा गामा पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप लोग। अल्फा, वहां पे अल्फा बीटा गामा जो है ना वो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ते हैं साइंस में वो रेज की जगह यूज किया जाता है, और यहाँ मैथमेटिक्स में अल्फा बीटा गामा सिंबल है एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको पढ़ते हैं बीटा, BETA, बीटा। ये वाई साइड से है, उसको पढ़ते हैं गामा। डेल्टा, DELTA, डेल्टा। स्पेलिंग इसलिए बोल रहे हैं कि बोर्ड थोड़ा कम विजिबल है शायद, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके, और इसको अभी हम साइड हो गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बड़ा कर जूम करके और इसको आप देख सकते हैं। तो देयर आर सम सिंबल्स, ग्रीक सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंगल्स, और ये सब होता है ET से लिख दिया जा रहा है। यहाँ पे और भी होते हैं जो आपको जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक फाई महत्वपूर्ण है, वो जरूरत है, यूज किया गया फाई, इसको फाई पढ़ते हैं, स्पेलिंग है PHI, और ये भी है ET से यहाँ लिखा जाए तो बेहतर है, यहाँ कॉमा रहेगा। तो थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, ETC का इस्तेमाल करते हैं एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में। ये बात भी हो गया। अब वापस आएंगे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल पे और समझेंगे कि कौन है हाइपोटेनस, कौन है परपेंडिकुलर, कौन है बेस। और यकीन मानिए आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे सीनियर क्लास के बच्चे भी हमसे मिलते हैं, उनको भी एक कंफ्यूजन रहता है कि कौन है परपेंडिकुलर, कौन है बेस। आज आप क्लियर कर लीजिएगा इस वीडियो पे। बिगाड़े इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिएगा अब हम लोग पहचानेंगे कि कैसे हाइपोटेनस पहचाने होता है और कैसे हम लोग परपेंडिकुलर और बेस पहचाने ट्रायंगल में। तो हम लोग रूल नंबर 1 ये है कि द साइड, आप अपना कॉपी पे नोट कीजिए, हम इसको बोल दे रहे हैं द साइड ऑफ the side just opposite to right angle is called the hypotenuse, यहाँ 1 लिखने के पहले ना यहाँ पे लिख दिया है वर्ड in a right angle triangle. In a right angle triangle, number 1, the side opposite to, या just opposite to right angle, to the right angle is called the hypotenuse. Number 2 क्या है? The side just opposite to यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं हम। ये है राइट एंगल ट्रायंगल ABC और ये एंगल B है। पहले एक चीज लिखना चाहिए था एंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे लिख लें एंगल ऑफ रेफरेंस। ये लिखने के पहले एक बात जानना चाहिए कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि दो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होता है अदर देन द राइट एंगल। राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एंगल है वह एक्यूट एंगल होता है। तो आप पहले एक चीज लिखना होगा कि आउट ऑफ दिस टू एक्यूट एंगल्स, एक चीज लिखना होगा क्या कि आउट ऑफ दिस टू एक्यूट एंगल्स of a right angle triangle, comma, anyone can be taken as angle of reference। मतलब क्या, out of these two acute angles of a right angle triangle, anyone can be taken as एंगल ऑफ रेफरेंस। इन दो एक्यूट एंगल में से
किसी को भी, किसी एक को हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। एक टाइम पे एक, दूसरा टाइम पे दूसरा एक्यूट एंगल लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप समझेंगे यहाँ पे क्या कि अगर आपका एक्यूट एंगल का रेफरेंस, आपको ये बोर्ड क्लियर दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो अभी अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप अगर एक्यूट एंगल ये है, अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस का जस्ट अपोजिट साइड, यहां लिखा रहेगा द साइड जस्ट अपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस, द साइड जस्ट अपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। मतलब ये अब याद रखिएगा, बता रहे थे आपको कि अगर सीनियर, कभी कभी ऐसा होता है कि सीनियर क्लास के बच्चों से पूछा जाए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कैसे पहचानते हो, वो नहीं बता पाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो आप बस एक ही रूल है, सिंपल रूल है, क्यों नहीं याद कर लें कि द साइड जस्ट अपोजिट टू द एंगल ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। जो साइड एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट है वो क्या कहा जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो साइड 90 के अपोजिट है वो क्या कहा जाएगा? हाइपोटेनस। तो जो बच गया वो बेस। तो तीसरा ये है द साइड adjacent to perpendicular other than adjacent to perpendicular। यहाँ पे ये जो देखिएगा, ये ऐसे बोल सकते हैं द साइड adjacent to, अभी आप देखिए ये अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है, अभी हमें बताया गया है कि एंगल ऑफ रेफरेंस को हम लोग किसी भी सिंबल से बता सकते हैं। जो सिंबल यूज किया जाता है ग्रीक सिंबल, उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल्स को। तो ये आपका एक सिंबल हम थीटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, थीटा। अभी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल है थीटा यूज कर रहे हैं। तो थीटा अगर एंगल ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके लिए एंगल ऑफ रेफरेंस। अगर थीटा एंगल ऑफ रेफरेंस है तो जस्ट अपोजिट टू एंगल ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस। तो जो आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है उसका जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लोग सिंपली पी से, परपेंडिकुलर को सिंपली हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेलिंग है HYPOTENUSE, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। और अब जो साइड आपका जो बच गया AB, वो साइड यहाँ पे आपका क्या है? वो साइड यहाँ पे आपका बेस है, यहाँ पे बेस है। उसके लिए आप लिख सकते हैं द साइड एडजेसेंट टू एंगल ऑफ रेफरेंस। ये है आपका एंगल ऑफ रेफरेंस। तो देखिएगा एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट में दो साइड है, एक बेस है दूसरा हाइपोटेनस है। तो साइड एडजेसेंट टू यहाँ पे लिख सकते हैं द साइड एडजेसेंट टू एंगल ऑफ रेफरेंस अदर देन द हाइपोटेनस, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट में दो साइड है, AB भी है AC भी है। तो AC हाइपोटेनस है जो कि 90 का अपोजिट है। तो द साइड एडजेसेंट टू एंगल ऑफ रेफरेंस अदर देन द हाइपोटेनस, is called the base। देखिए पढ़ाने के लिए बोल दिया गया है कि इतना लंबा चौड़ा बात कि द साइड एडजेसेंट टू एंगल ऑफ रेफरेंस, ये है एंगल ऑफ रेफरेंस, और इसका एडजेसेंट साइड दो है, दो सटा हुआ जो साइड है उसको हम लोग एडजेसेंट साइड कहते हैं। तो एक AB और एक AC है। तो द साइड एडजेसेंट टू एंगल ऑफ रेफरेंस, लेकिन AC को छोड़ के, मतलब कि हाइपोटेनस को छोड़ के, तो अदर देन द हाइपोटेनस, जो बच गया वो क्या बचा? सिर्फ AB बचा है। तो हाइपोटेनस अदर देन द हाइपोटेनस इज कॉल्ड द बेस, इसलिए बेस ये है। पर जब आप कैलकुलेशन करते रहे, जब आप इसका यूज करते रहे, तो क्या करेंगे? इतना लंबा चौड़ा लिखवाने के लिए है, आपको सिंपल कैसे पहचानना है। ये 90 डिग्री है अपोजिट साइड हाइपोटेनस, एंगल ऑफ रेफरेंस है अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। दूसरा ध्यान दीजिए, उसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर A 90 है अपोजिट साइड हाइपोटेनस, और अगर रेफरेंस एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर ये है तो इसका अपोजिट
ये परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। तो एक बार इस फोटो को आप जो भी लिखा गया है ना उसको आप क्लिक कर लीजिए और इसके बाद इसमें हम इसको आगे बताते हैं। मतलब तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तब इसको आगे हम बताते हैं। अभी इसमें एक चीज और बताना चाहिए मेरे को बोर्ड को इरेज करने के पहले कि अभी आप समझ गए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 90 हो गया तो बाकी जो दो एंगल बचा वो एक्यूट एंगल होता है और इन दोनों में से किसी एक को भी या किसी को भी एंगल ऑफ रेफरेंस लिया जा सकता है। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ये वाला एंगल है, नाम नेमिंग कर दिया जाए एबीसी, इसको भी एबीसी। अगर एंगल ए एंगल ऑफ रेफरेंस है थीटा, तो इसका जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर 90 का अपोजिट तो पहले ही हो गया हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ए ना हो के यहाँ पे सी है, इफ सी इज द एंगल ऑफ रेफरेंस तो इस केस में इस केस में अगर सी है एंगल ऑफ रेफरेंस तो इस केस में एंगल सी का जस्ट अपोजिट साइड ए बी परपेंडिकुलर 90 का अपोजिट हाइपोटेनस है ही, जो बच गया वो बेस। ठीक है ना, पहचान लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। फिर से एक बार, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, एंगल ऑफ रेफरेंस का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बचा हुआ साइड बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, एंगल ऑफ रेफरेंस का अपोजिट परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। मतलब इसी दोनों ट्रायंगल अगर सेम है या सिमिलर है तो भी अगर एंगल ए लिया जा रहा है रेफरेंस के रूप में तो BC इज द परपेंडिकुलर, पर अगर एंगल C लिया जा रहा है एंगल ऑफ रेफरेंस तो AB इज द परपेंडिकुलर। मतलब कि अलग अलग रेफरेंस पे परपेंडिकुलर चेंज कर जा रहा है। तो हम समझ सकते हैं हम लोग कि AB और BC में से कोई भी एक परपेंडिकुलर और कोई भी एक बेस हो सकता है। ये मिथ्या आप लोग मत पाल कर रखिएगा कि जो वर्टिकल लाइन है वही होता है परपेंडिकुलर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी हो सकता है परपेंडिकुलर और वर्टिकल लाइन हो सकता है बेस हो। ठीक है, ये फिक्स केवल एक है, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनस फिक्स है। अगर इसको फिगर 1 बोले, इसको फिगर 2 बोले और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, अब बोल सकते हैं आप, 10th के बच्चे को बोलने का छूट है इस बात का कि वो बोल सकते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो इसके पहले हम लोग जो रिमेनिंग टू साइड लिए थे तो लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे याद है आपको? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिखे थे। The AC is the longest side, so the sum of the square of the longest side is equal to sum of the squares of the remaining two sides, AB square plus BC square. This is called Pythagoras theorem. ठीक है, तो अब अगर हम इस AC के बदले में H लिखें तो H स्क्वायर, AB के बदले में यहाँ पे AB तो B है ना, तो B स्क्वायर और BC क्या है? P है। ये पहले फिगर में है ये, या दूसरे फिगर में क्या है? H स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या? P स्क्वायर, बच गया वो BC स्क्वायर क्या होगा? B स्क्वायर। एक ही बात है ना, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर या H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप जानते हैं कि B और P नंबर्स है, स्क्वायर करके आप जोड़िएगा किसी भी ऑर्डर में रिजल्ट सेम आएगा। आप 9th में या उसके पहले भी आपने पढ़ा है, 9th में रियल नंबर में पढ़ा है आपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन पे, commutative law of addition of real numbers. If we add two real numbers in any order, we get the same result. This property is called the commutative law of addition of real numbers. तो यहाँ जो बोर्ड पे दिख रहा है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर वो इक्वल होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो एक जो ट्रेडिशनली जो सुंदर लगता है देखने में यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल है या ज्यादा अच्छा लगता है या यही चलता है ज्यादा बोलने में, तो हम लोग यही याद रखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब 10th के बच्चे से अगर पूछा जाए पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो वो बोल सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि वो समझ सकते हैं कि p और b क्या है यहाँ पे और कैसे वो फंक्शन करता है। जैसा अभी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बता के आपको सिखाया गया था कि AC, AB और BC क्रमशः कैसे लिखा जाएगा, आप यहाँ पे इस पे भी प्रैक्टिस कर ले एक बार, वीडियो पॉज करके आप अभी थोड़ा देर में आप एक बार थोड़ा कर लेंगे प्रैक्टिस। कोई कहे आपसे कि H डायरेक्टली बोलिए,
आप स्क्वायर रूट लगाएंगे राइट में, लेफ्ट से स्क्वायर हटा, राइट में गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई बोले आपसे नहीं मेरे को पी चाहिए डायरेक्टली, पी इक्वल टू राइट में स्क्वायर रूट एच स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर है, इक्वल लेफ्ट गया तो माइनस पी स्क्वायर। और थर्ड कोई पूछे आपसे डायरेक्टली बी बताइए, तो पहले तो स्क्वायर रूट पी स्क्वायर को लेफ्ट भेजिए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीन आप जब भी यूज करेंगे आप एच पी या बी निकालना होगा, यानी कि ये तीन साइड में से कोई भी दो साइड दिया रहे, एच पी और बी, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी तीन अगर दिया रहे तो सॉरी इस तीन में से कोई भी दो दिया रहे तो आप तीसरा निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। आप समझ रहे हैं ना? तो यहां तक क्लियर होगा। ये सब बातें आप ट्रिग्नोमेट्री के बाहर से भी जानते हैं, बस इसका रिवीजन हुआ है आपका, क्योंकि जानते हैं पढ़े हैं बहुत कुछ याद नहीं है। एक दो लॉकडाउन ऐसे ही आपका स्टडी को रोक दिया है, तो आई थिंक कि बहुत लोगों का छूट गया होगा प्रैक्टिस से, और ये जरूरी है। भले ही इस टॉपिक से अभी जुड़ा हुआ केवल है और पूर्ण रूप में ये नहीं जानना है, ये पहले से हम लोग को जानना है, लेकिन ये बताना जरूरी है क्योंकि हम कह रहे थे आपको कि हम जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो जीरो लेवल से ही शुरू करेंगे। तो ये पूरा आपका जीरो से है। जिन बच्चों का कुछ मैथमेटिक्स कमजोर भी है वो भी इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और अब जो ट्रिग्नोमेट्री में जो बातें बताएंगे ना वो आपको समझ में सब लोग को पूरा पूरा आएगा। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, अब इसको मिटाया जाएगा बोर्ड को, और मिटा के अब इस पे लिखेंगे, या पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और मिटा के इस पे लिखेंगे आगे। चलिए अभी आप लोगों के लिए बोर्ड को इरेज करके पहले वीडियो को पॉज करके ये डेटा बोर्ड पे लिख दिए हैं, ताकि कम से कम 2 मिनट का टाइम बच जाए, वीडियो लंबा हो रहा है। और स्पेलिंग पूरा लिखना था तो इसमें टाइम आपका बच रहा है, ठीक है। अभी हम लोग अब एक आगे बढ़ते हैं, अब वापस अब एग्जैक्टली आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो नया चीज क्या पढ़ना है आपको कि रेशियोज पढ़ना होता है आप लोगों को। रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले ये बताइए किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? क्योंकि अभी आपको बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही अध्ययन करना है इस ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फोटो यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया। अब आप देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड हैं? 3 साइड हैं। इसमें ये तो 90 डिग्री अगर हुआ तो इसका अपोजिट हाइपोटेनस हो गया, और थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं ये थीटा इज द एंगल ऑफ रेफरेंस। अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इस एंगल ऑफ रेफरेंस का जस्ट अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड कॉल्ड बेस। ओके, तो 3 साइड में एक है हाइपोटेनस, दूसरा है परपेंडिकुलर और तीसरा है बेस। तो इन तीनों से आप अगर तीनों में से 2 को एक टाइम चूज करना हुआ ऑर्डर वाइज, तो कितने लिए जा सकते हैं? कैसे, कितने ऑर्डर लिए कितने पेयर बनाए जा सकते हैं? वो ऐसे बनता है। अगर आपको इसका रेशियो लिखना हुआ तो ये कैसे लिखे जा सकते हैं? वो ऐसे लिखे जा सकते हैं। एक बार इन 3 में से एक बार P और H का रिलेशन, एक बार B और A बोल सकते हैं P का रिलेशन, और एक बार P और H का। मतलब अगर 3 में से 2 को चुनना हुआ 3 साइड में से, तो PH चुना जा सकता है, या फिर B और P को, P एक बार क्या हो गया PH, एक बार HB लिखते हैं, ऐसे लिखें PH, एक बार HB और एक बार BP। 3 बार सेलेक्ट किए। अब इस PH को अगर ऑर्डर वाइज P को पहले अगर रेशियो में लिखना हुआ तो एक बनेगा P/H, इसी में बनेगा एक H/P। अगर रेशियो बनाना है H और B दो साइड से तो एक बनेगा H/B, एक बनेगा B/H। और अगर रेशियो बनाना है इस दो B और P के माध्यम से तो एक रेशियो बनेगा B/P और एक बन सकता है B/P। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि 3 साइड से अगर हमको रेशियो बनाना हो तो कुल कितने रेशियो बनाए जा सकते हैं? आप देख रहे हैं 6 बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 3 साइड से 6 रेशियो बनाए जा सकते हैं। और सबसे पहले हिपार्ची साहब नाम के जो एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इसका नेमिंग कर दिया। नेमिंग क्या है? कुछ नहीं है, नेमिंग। इन 6 रेशियोज का नेमिंग किया गया। 6 रेशियो, एक है P/H,
एक है h बाई पी, h बाई बी, b बाई एच, b बाई पी और p बाई बी। इससे का नेमिंग किया, और नेमिंग क्या किया गया आप बोर्ड पे यहाँ देखिए, थोड़ा कम विजिबल हो भी सकता है पर हम इसको लाउडली बोल दे रहे हैं, आप देखिएगा। नेमिंग नाम रख दिया इन्होंने इसका साइन थीटा। साइन थीटा रखा उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यहाँ पे है ना p बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका नाम रखिए और रखा उन्होंने साइन थीटा, थीटा फॉर एंगल ऑफ रेफरेंस। अब जब भी उसको p और h का रेशियो चाहिए तो p बटा h, p डिवाइड बाई h को वो साइन थीटा कह के बुलाने लगे, इसका नाम उन्होंने रखा साइन थीटा। फिर जो एक और रिलेशन है बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे आप देखिए बेस बाय हाइपोटेनस, इसका नाम उन्होंने रखा कोसाइन थीटा, COSINE, कोसाइन थीटा। जबकि एक और परपेंडिकुलर बाय बेस पे गए तो परपेंडिकुलर बाय बेस का नाम उन्होंने रखा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा फॉर एंगल ऑफ रेफरेंस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एंगल है, एंगल ऑफ रेफरेंस है जिसको थीटा से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो इसमें P बट डिवाइड बाय B, P और B के रेशियो को वो किस नाम से बुला रहे हैं, टेंजेंट थीटा। जबकि B और P के रेशियो को बुला रहे हैं कोटेंजेंट, इसका नाम रखे वो, ध्यान देते रहिएगा, बस इजी है ये, कोटेंजेंट थीटा B बाई P को रखे। और यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं तो हाइपोटेनस बाई बेस, इसका नाम रख दिए वो सेकेंड, SECANT, सेकेंड थीटा। अच्छा, कोटेंजेंट का स्पेलिंग है COTANGENT, सेकेंड, SECANT, सेकेंड थीटा। और H बाई P जो है उसका नाम रखा उन्होंने कोसाइन, कोसिक, COSEC, कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा, ठीक है। तो ये 6 रेशियो का नेमिंग कर दिया गया और इस नेमिंग को यहाँ पे सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, देखिएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सिंपल बोले तो P बाई एच। कोसाइन थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, सिंपल बोले कोसाइन थीटा B बाई एच। और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर P बाई B का नाम उन्होंने रखा टेंजेंट थीटा। फिर जब इसका देखिएगा, इन 3 को आपको याद रखना है। अब इसको बस इन्वर्स कर दिया गया, रेसिप्रोकल, P बाई B को B बाई P, B बाई P किया गया और नाम रखा उन्होंने कोटेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। और इसका नाम हाइपोटेनस बाय बेस का जो रेशियो हुआ उसका नाम रखा उन्होंने सेकेंड थीटा। तो हाइपोटेनस बाय बेस इसका जस्ट इनवर्स है, और कोसेकेंट थीटा समझ ही के होंगे हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, साइन का जस्ट इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। तो इसको अब, लेकिन चूंकि ये नाम अभी लंबा लगने लगा लोगों को कि कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट याद करने में असुविधा होगा, इसलिए क्या किया गया कि नाम को छोटा किया गया। और क्या किया गया कि ये जो स्पेलिंग था उसके प्रथम 3 लेटर को ही यूज किया जाने लगा। मतलब साइन जो कि 4 लेटर का है SINE, इसमें से 3 चुन लिया गया SIN, और C नहीं पढ़ा जाना है, साइन पढ़ा जाना है। तो इसको साइन थीटा इक्वल टू P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। अब जब आप याद करेंगे इस डेटा को तो आप ये ना याद करके ये याद कीजिएगा, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, फर्स्ट 3 लेटर। कोसाइन का फर्स्ट 3 लेटर cos, COS, cos थीटा इक्वल टू B बाई H, बेस बाई हाइपोटेनस। टेंजेंट का फर्स्ट 3 लेटर tan, TAN, tan थीटा इक्वल टू P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan का जस्ट जो है ये रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, फर्स्ट 3 लेटर COT, cot। तो tan का जस्ट रेसिप्रोकल COT, cot, cot थीटा इक्वल टू, उलट जा रहा है, B बाई P। और यहाँ पे सेकेंड जो कि कोसाइन का जस्ट इनवर्स है, तो फर्स्ट 3 लेटर सेक, ACC, तो सेक थीटा इक्वल टू इसका जस्ट उल्टा H बाई B। और अब लास्ट, और थोड़ा ये डिफरेंट है, सब में फर्स्ट 3 लेटर उस प्रकार से अगर कोसेकेंट का फर्स्ट 3 लेटर लेते हैं तो ये कॉस सेकेंड वाले से मैच कर जा रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कोसेकेंट का फर्स्ट 3 के बजाय फर्स्ट 5, COSEC, कोसेक थीटा ले लिया गया और H बाई P। तो अब जब आपको याद करना हुआ
तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। तो केवल 3 याद कर लेंगे ना ये, तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब याद करने का तरीका बता दे रहे हैं आपको। वैसे तो बहुत से लोग जो है इसके लिए बहुत सारे चीज करते हैं, अलग अलग लोग मजाक में, खेल में, हंसी मजाक तो होते रहता है। जैसे कि HHAV, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। PBP, ठीक है, कुछ इसका वर्ड, इसका भी कुछ यूज किया जाता है। B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, P भूखा प्यासा, ऐसा कुछ करते हैं। ये सही नहीं है, मतलब ठीक है, ये मजाक में खेलने कूदने के लिए लोग यूज कर लेते हैं। तो आपको याद करना है ऐसे, जो हम बता रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो अगर आप इस टेबल को अपने माइंड में अंदर जाके इस इमेज को रख लें कि हाँ, पहले ऐसे कि यहाँ पे साइन है, फिर उसके नीचे कॉस है, फिर नीचे टैन है, साइन कॉस टैन, ठीक है। उसके बगल में यहाँ पे जो है वो क्या है, साइन के जस्ट बगल में क्या है, याद देखिए, यहाँ पे देखिए आप, साइन के बगल में क्या है, कॉसेक, उसके नीचे सेक और नीचे कॉट। ये इमेज अगर बन जाए और ये बन जाए P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। यहां पे क्या, P बाई एच का जस्ट उल्टा H बाई P, और सेकेंड वाला जो आपका यहां पे है इस कॉस का जस्ट उल्टा, कॉस क्या होता है B बाई एच, यहां क्या होगा फिर उल्टा H बाई बी। टैन, टैन का होता है P बाई बी, तो जस्ट उस बगल में कॉट है, तो कॉट का क्या होगा B बाई पी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे अच्छा बताओ सेक क्या होता है, सेक, अच्छा तो याद रखा आपको, सेक जो है ना आपकी इस डायग्राम में सेक का पोजीशन कहाँ पे है, सेकेंड वाले कॉलम में, सेकेंड पे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम में सेकेंड पे है, सेकेंड पे कौन, सेक, सेक पूछा गया। सेक के जस्ट लेफ्ट में क्या है, कॉस है, कॉस क्या होता है ऐसे P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, अच्छा B बाई एच होता है ना, B बाई एच का उल्टा H बाई बी। ऐसे किया जा सकता है, और इसके अलावा बहुत सा तरीका जो आप मेमोराइज कर सकते हैं, वो आपको पता होगा। हर बच्चे का तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है, वो आप मेमोराइज, मतलब ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, ये इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ जो मजाक में जो बात चल रहा था PBB, जिसमें भूखा प्यासा बोला गया, अब इसका P फॉर पटना का मतलब मत निकाल लीजिएगा, P फॉर पटना भूखा प्यासा, या कोई भी चीज पाटलिपुत्र भूखा प्यासा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मजाक चल रहा था। तो इसको आप एक मिनट, तो अब आगे बढ़ते हैं इस पे, इसको इरेज कर दिया जा रहा है, इसको इरेज करके अब हम लोग क्या करेंगे कि एक मिनट, इसको इरेज करके अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें जो पहला है वो देखिएगा क्या, अगर हम साइन को कॉसेक से, ध्यान देंगे बाबू, अगर हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें कॉसेक थीटा से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो लेफ्ट को लेफ्ट से किए तो उसका राइट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ऐसा इन चलेगा साइन थीटा, ऐसा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू P बाई एच इंटू H बाई पी, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, P बाई एच इंटू H बाई पी, तो H और H कैंसिल हो गया, और P और P कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, केवल 1 बचा। किसे कट गया सर, 1 से कट गया, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको 3 तरीके से आप याद रखिएगा। नंबर 1, जब भी पूछा जाए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, नंबर 2, साइन थीटा इज इक्वल टू, इंटू में कॉसेक है ना, अगर इक्वल के राइट में जाएगा तो क्या बनेगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। और नंबर 3, जब कोई पूछे आपसे कॉसेक थीटा तो 1, और इंटू में साइन है, राइट गया तो डिवाइड में जाएगा,
1/sin थीटा। आप सोच रहे होंगे कि जब sin थीटा इंटू cos थीटा 1 है तो आप 3 बार क्यों लिख रहे हैं, साइन, ये 3 बार डेटा क्यों भर रहे हैं दिमाग में ज्यादा? क्योंकि जब साइन इंटू कॉसेक 1 पता है तो कोई भी आदमी साइन इक्वल टू जब लिखेगा तो कॉसेक उसके नीचे में चला जाएगा, और जब कोई कॉसेक लिखेगा और साइन उसके 1 के नीचे में चला जाएगा राइट साइड में। तो फिर इसलिए लिखा गया है कि आप इसको जस्ट पोयम की तरह अपने जुबान पे रट के रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है तो अच्छा साइन क्या होगा 1/कॉसेक, हाँ ठीक है, कॉसेक क्या होगा 1/साइन, नहीं, रट लेना है आपको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये आपको रट के रखना है इस्तेमाल करने के लिए। तो ये नियम 1 जो है आपका साइन इंटू कॉसेक मल्टीप्लाई करके ये 3 निकाल दिया गया, ठीक है। अब जब लोग कॉस इंटू सेक का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कॉस थीटा को अगर सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो cos इज इक्वल टू b/h और sec इक्वल टू h/b, h से कैंसिल, b से कैंसिल, कितना आ गया 1। नंबर 1 cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 cos थीटा इज इक्वल टू, इंटू में है sec, अगर कोई पूछता है आपसे cos थीटा का वैल्यू sec के फॉर्म में तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। कोई पूछता है आपसे sec थीटा का वैल्यू cos के फॉर्म में तो 1/cos थीटा, ये फॉर्म में, ठीक है। तो फॉर्म में वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि sec इक्वल टू यहाँ देखिए h/b भी होता है, तो ऐसे कोई पूछेगा sec थीटा बताओ तो क्या बोलेगा वो h/b वो बोल सकता है। अगर पूछेगा sec थीटा का वैल्यू क्या होगा cos के फॉर्म में तो 1/cos होगा वो। sin थीटा का वैल्यू क्या होगा p/h, बट sin थीटा का वैल्यू cosec के फॉर्म में 1/cosec एंड सो ऑन। थर्ड लास्ट यहाँ पे tan और cot का tan थीटा इंटू cot थीटा जब मल्टीप्लाई किया गया तो p/b और cot जो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है b/p, और b से कैंसिल हुआ, p से कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1। तो इसको 3 तरीका से आप इसको याद रखेंगे। पहला जो कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में था tan थीटा इंटू cot थीटा 1, दूसरा tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और थर्ड cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये आप इतना आप इसको इस फॉर्म में याद रखिएगा। तो ठीक है, अभी देखिए पहला फॉर्मूला था sin इंटू cosec 1, सेकेंड है cos इंटू sec 1, और थर्ड है tan इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन तीनों का 3 फॉर्म है, मतलब आपको याद रखना है sin इंटू cosec थीटा 1, sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन। इसके बाद एक और पढ़ ले, फिर हम आज का क्लास बंद कर देंगे, कल बाकी आगे बढ़ाएंगे। कोसेंट रिलेशन आज ही पढ़ लेंगे। कोसेंट रिलेशन मतलब भाग। तो कोसेंट रिलेशन 2 पढ़ना हम लोग को। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से, साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया जाए तो क्या मिल रहा है। हमारे विद्वान जो हिप्पार्टी साहब थे उनको तरह तरह का इसमें प्रयोग करने से नया नया चीज मिल रहा था। साइन थीटा और उसके बाद भी कई विद्वान हुए हैं। साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करने पे अगर साइन थीटा का साइड के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू लिखा जाए तो क्या लिखेंगे बाबू p/h, और cos वैल्यू क्या लिखेंगे b/h। तो p/h तो ये है, और जब मेन डिवीजन यहाँ पे है इसको इनटू करेंगे तो नीचे का डेटा जो है वो अपने रेसिप्रोकल फॉर्म में जाएगा, मतलब b/h बन जाएगा h/b, h कैंसिल, क्या हो गया ये p/b, बट p/b तो tan थीटा था, तो sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू क्या डेटा मिल गया tan थीटा। तो इस प्रकार से वो बोले क्या कि tan थीटा को हम चाहें तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा बोल सकते हैं। ये आपका कोसेंट रिलेशन 1 हुआ, ठीक है, कोसेंट रिलेशन 1 हुआ ये। और अभी नंबर 2 फिर क्या किए वो cos थीटा को sin से डिवाइड किए, cos थीटा बाय sin थीटा। तो cos थीटा क्या है देखिए b/h डिवाइड बाय sin थीटा क्या है p/h, दैट इज इक्वल टू b डिवाइड बाय h। डिवीजन को जो आप इनटू करेंगे, डिवीजन को जो आप इनटू के फॉर्म में चेंज करेंगे
तो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है p बाई एच वह अपने रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब p बाई एच उलट के बन जाएगा h बाई p, फिर h कैंसिल, तो बचा क्या b बाई p, और b बाई p क्या है कॉट थीटा का वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कॉट थीटा के नाम से जान रहे हैं। और याद रखिए ये कोई डरिए मत, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये कोई तोप नहीं है इसमें, ये सब नाम है केवल, जैसे कि मेरा नाम राजू है, आपका नाम अपना जो भी है वो है, उस प्रकार से ये सिर्फ नाम है। साइन कोसाइन साइन कॉस टैन सब नाम है। तो कॉस बाई साइन कॉट थीटा ये है कोसेक रिलेशन 2। ठीक है, इस कॉट थीटा को एक तरीका से और ला सकते हैं, मतलब क्या है ना कि क्या आ गया ये, तो फाइनली आया कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ गया कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा आ गया। तो अब जब आप ये याद रखेंगे तो उसके बाद आपको कोसेंट रिलेशन भी अच्छे से याद रखना है, आपको कोसेंट रिलेशन भी अच्छे से याद रखना है। ठीक से लिख लीजिएगा, कोसेंट रिलेशन याद रखना है क्या कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। देखिए cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan भी होता है, tan के फॉर्म में कोई पूछता है cot का वैल्यू क्या होगा sin के फॉर्म में, तो b बाई p, cot का वैल्यू क्या होगा tan के फॉर्म में 1 बाई tan, और cot का फॉर्म क्या होगा sin और cos के फॉर्म में, तो cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है ना, तो ये भी आपका यहाँ तक का डेटा हम पढ़ा दिए। तो अभी आप आज का वीडियो यही तक रहेगा, और अगला वीडियो जब अपलोड करेंगे मे बी कल, तो उसमें आपका बताया जाएगा आइडेंटिटीज, जो भी उसमें आपका 3 है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी कल बता दिया जाएगा आपको। तो उस आइडेंटिटी बताने के जस्ट बाद कुछ क्वेश्चन कर देंगे, और तब कल के क्लास को कर लेने के बाद मीन्स अगला लेक्चर, ये जो आपका फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड क्लास कर लेने के बाद आपके बुक का पहला एक्सरसाइज आपसे बनने लगेगा। तो इसलिए थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ाएं आप कॉपी पेन पेपर लेके बैठिए और ठीक से अकेले में शांत से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए मेरी बात को, और जो जैसा बोलेंगे वो पहले नोट आप बनाते जाइए, और बाकी और जितना आज पढ़ाए हैं वो आज ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर जब नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे कल और फिर इस पे आगे बढ़ाएंगे आपको। कल के वीडियो के बाद आप इसको ठीक से कर पाएंगे। ओके, तो कल का वीडियो जब पूरा बन जाएगा तो आप इसको ठीक से कर पाएंगे, तो आप इस टॉपिक को पूरा बना लेंगे। आज वाला आप याद कर ले, ठीक है। थैंक यू, बाय।